गुड इवनिंग। तो स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फुल तैयारी में। दोस्तों आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस बार मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है जो आए दिन वैकेंसी जो उत्पाद सिपाही जो कि झारखंड में जो निकली है, भर्ती होने जा रही है, तो उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक है। और मैं ज्योग्राफी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया, तो इसे एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और हो सके तो इसे नोट्स भी जरूर कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सारे आने के एग्जाम्स में चांसेस बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी जो सहायता हो जाएंगी। तो बिना कुछ सोचे आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज का सेशन ज्योग्राफी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है, भू आकृति विज्ञान जो कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो भू आकृति विज्ञान का जो जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता है तो किसे माना जाता है, इसका उत्तर यहाँ ध्यान देंगे पेशेल को। याद रखें पेशेल को है जो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न ध्यान देंगे, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ जो किताब उल हिंद के लेखक कौन है। जो प्रसिद्ध है जो भौगोलिक ग्रंथ है जो जो किताब उल हिंद के लेखक कौन है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे अलबरूनी। यहाँ ध्यान देंगे बच्चे अलबरूनी। चलिए अब अगला प्रश्न पे ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता माप हेतु कौन सा उपकरण है। मतलब वायु में जो आर्द्रता नापने के लिए, मतलब नमी को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। यहाँ ध्यान देंगे हाइग्रोग्राफ, सॉरी यहाँ ध्यान देंगे हाइग्रोमीटर या हाइग्रोग्राफ भी बोल सकते हैं। अगर आंसर में आपका हाइग्रोमीटर दिया रहेगा तो वो भी सही होगा, और आपका आंसर में हाइग्रोग्राफ तो भी ये सही होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ चौथा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस किसे मापने में किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग है जो किसे मापने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ इसका उत्तर ध्यान देंगे भूकंप के झटके को। ध्यान देंगे यहाँ भूकंप के झटके को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका आंसर ऐसा भी दिया रहेगा कि भूकंप की तीव्रता, जो भूकंप की तीव्रता होती है उसे मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल का। तो इसे भी ध्यान देना आवश्यक है। चलिए दोस्तों अब आगे हमारे पांचवा प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पांचवा प्रश्न यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। जो भूकंप में जो एक ही समय पर आता है और एक ही स्थान को है जो आपस में मिला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, होमोसिस्मल बोलते हैं, बोला जाता है, याद रखें। चलिए अब अगला छठा प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, आसमान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। जो आसमान में जो चुंबकीय रेखा जो मैग्नेटिक जो रहता है, समान चुंबकीय, सॉरी आसमान मैंने बोला समान है, चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को उसकी जो रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं, आइसोगोनल। याद रखें आइसोगोनल, मैग्नेटिक से याद रखें आइसोगोनल। चलिए अब हमारा अगला सातवां प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है जो काफ़ी है, तो उसकी जो सबसे कम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को। आंसर इसका है 3 जनवरी, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहला सबसे बड़ा ग्रह तो आपको पता है जुपिटर है। अब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बोल रहा है दूसरा, तो वो हो जाएगा शनि, याद रखना। दोस्तों अगला आप आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न पे, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सूर्य का जो सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा है, वरुण है, याद रखें। अब अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को। सूर्य से सौर, याद रखिएगा, सूर्य से सौर, सौर से सूर्य, तो सौरमंडल का जन्मदाता क्या हो गया, सूर्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। जिस पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो उसका आकार भी सेम, उसकी आकृति, उसकी जो दिखावट है जो पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए उसको जुड़वा बहन कहा गया। तो जुड़वा बहन से याद रखिएगा शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न पे, शुमेकर लेवी
9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? जो ये धूमकेतु है सुमेकर लेवी 9 या फिर लेवी 9 करके याद रख सकते हैं। सुमेकर लेवी 9 है जो धूमकेतु, ये धूमकेतु है। तो ये किस ग्रह से टकराया था? ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था, याद रखिएगा। अगला हमारा 13वां प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? जो पृथ्वी का केंद्र में जो केंद्र बीच में जो पाया जाता है वो चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो उसका आंसर क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ क्या है पाया जाता है? निकेल, याद रखें। अब आगे देखते हैं, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? जो सॉरी यहाँ पे हम बैक आ गए, चलिए यहाँ पे फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे, जो ये कहाँ प्रतिबिंब कहाँ होते हैं, यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, क्षोभ मंडल पर इसका प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? जो 1 डिग्री जो देशांतर होती है, एक देशांतर होती है एक पूर्वांतर, तो इसमें देशांतर पूछा गया। जैसे 1 डिग्री देशांतर में जो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगा? कर्क रेखा पर, याद रखें। तो कर्क रेखा में अगर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी है जो कर्क रेखा पर पड़ती है। अगला हम आगे बढ़ते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? जो उत्तरी प्रशांत महासागर में जो अंतर्राष्ट्रीय है जो तिथि रेखा है वो काफ़ी ज़्यादा विचलन होती है, तो उसका कारण क्या है? यहाँ इसका उत्तर ध्यान देंगे, एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण है जो वो विचलन होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोइस्को, याद रखें। माउंट एवरेस्ट नहीं, वहाँ माउंट कोइस्को, याद रखें। यहाँ पे पूछा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, याद रखें। क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, फिर ही आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कौन सा महाद्वीप को है जो पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका का महाद्वीप को है जो पठारी महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये पठार पर स्थित है। आगे अब हमारा 19वां प्रश्न देखेंगे, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यहाँ पे पूछ दिया अब एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ एशिया महाद्वीप का पूछा है माउंट एवरेस्ट, तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा, ये जो एशिया महादेश का है, ठीक है, सॉरी महाद्वीप का। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप और यहाँ ध्यान देंगे, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? कौन सा श्रेणी का यह सबसे ऊंचा है? ये प्रथम श्रेणी के हैं, याद रखिएगा। आगे चलिए अगला पढ़ते हैं, 21वां प्रश्न, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हैस ने, याद रखिएगा। जितने भी मैं बता रहा हूँ वो सारे नोट्स कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएंगे और जाने के चांसेस भी काफ़ी हैं, तो इसे नोट बिल्कुल एकदम से कर लीजिएगा बच्चे। अगला 22वां प्रश्न, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्न तट विस्तार है? जो महासागर का क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत भाग है जो महाद्वीप मग्न तट का विस्तार है वो 7.5% में है फैला हुआ, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हमारा 23वां प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाया जाता है? जो विश्व का है जो बात हो रहा है, वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा जलमग्न कैनियन क्या है? बेरिंग सागर में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया जाता है? बेरिंग सागर में, याद रखिएगा। अगला हमारा 24वां प्रश्न पे देखेंगे, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण में है जो किस चट्टान का है जो निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट चट्टान का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला हमारा 25वां प्रश्न, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो कौन सा देश में जो भूकंप से जो उत्पन्न होता है विनाशकारी समुद्री तरंग, जो कि पानी का बहाव जो समुद्र वो भूकंप आता है तो समुद्री तरंग को क्या कहा जाता है?
वो किसने कहा था? सुनामी, जापान। आगे बढ़ते हैं, हमारा 26वां प्रश्न। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्ताव पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीड ने, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अगला देखेंगे, पृथ्वी की सतह, यहाँ ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? जो पृथ्वी की सतह के नीचे में द्रवीभूत सेल कहा क्या कहलाता है? मैग्मा। और मैग्मा को क्या कहा जाता है? द्रवीभूत सेल। ये भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा 29वां प्रश्न। दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? जो दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा। चलिए अब इसी तरह हम अपना अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तकलामकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? जो तकलामकान मरुभूमि है, जो कौन सी जगह में स्थित है, कौन से देश में? वह चीन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले प्रश्न पे। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? जहाँ की घाटी है, जो वो कौन से आकार की दिखाई देती है? वो यू आकार की। वो कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। हिमानी क्षेत्र में जो यू आकार की घाटी पाई जाती है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ ध्यान देंगे, शिप का निर्माण किससे होता है? शिप का निर्माण किससे होता है? पवन से, हवा से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे अगला प्रश्न में। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग, जितना भी वायुमंडल है उसका कितना प्रतिशत भाग है जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? वो है 97% वायुमंडल। अब चलिए आप ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है, यहाँ ध्यान देंगे, वायुदाब है जो सबसे ज़्यादा होता है, वो कब होता है? ठंडा तथा शुष्क। ठंडा और शुष्क हो जाने से वायुदाब है जो वो अधिक होता है वायु में। अगला अब हमारा आखिरी प्रश्न, यहाँ ध्यान देंगे, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? जो प्रति चक्रवात होता है, जो गोल गोल, उसमें वायुदाब कहाँ होता है? वो है केंद्र में होता है, बीच में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे दोस्तों। अगर आप कमेंट्स करते हैं मुझे तो मैं इसके पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा, जो उत्पाद सिपाही से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चार ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।